क्या ये अजीब बात नहीं है कि जो किताबें दुनिया पर सबसे गहरा असर डालती हैं, उन्हें समझना अक्सर सबसे मुश्किल होता है? जैसे कि महान दार्शनिक इमैनुअल कांट का काम। ऐसा लगता है जैसे उनके विचार एक किले की तरह हैं। अंदर खजाना तो है, पर दरवाजा कहाँ है, ये पता नहीं चलता। सही बात है। तो क्या ये जानबूझकर बनाई गई कोई पहेली है, या फिर इन विचारों में कुछ ऐसी गहराई है जिसे पकड़ने के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और आज हमारे हाथ वो चाबी लगी है, या कह सकते हैं कि उस चाबी का एक नक्शा। अच्छा। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सीधे तौर पर कांट की कोई किताब नहीं है, बल्कि 1911 में जेम्स क्रीड मेरेडिथ के एक अनुवाद की भूमिका है। अनुवाद की भूमिका? हाँ, उन्होंने कांट के सौंदर्य शास्त्र पर लिखे क्रिटिक ऑफ एस्थेटिक जजमेंट का अनुवाद किया था। और ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये कांट के उस किले का दरवाजा खोलने का एक तरीका है। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, वो कांट के विचारों की जटिलताओं में गोता लगाने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि मेरेडिथ की इस दृष्टि के बारे में है कि कांट जैसे मुश्किल विचारक को पढ़ा और समझा कैसे जाए। बिल्कुल। मेरेडिथ का एक बड़ा दावा है कि कांट के लिखने का एक अनोखा, लगभग नाटकीय अंदाज था, और अगर हम उस अंदाज को समझ लें तो सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। हाँ, यही उनका मुख्य तर्क है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। जब मेरेडिथ ने 1911 में ये भूमिका लिखी, उस समय कांट के सौंदर्य शास्त्र को लेकर क्या माहौल था? मतलब आलोचक उनके काम को किस नजर से देख रहे थे? उस समय के आलोचकों के लिए ना कांट का काम एक उलझे हुए धागे की तरह था। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि कांट की बातों में विरोधाभास है। उन्हें लगता था कि कांट एक जगह कुछ कहते हैं और दूसरी जगह अपनी ही बात को काट देते हैं। अच्छा, और दूसरी बड़ी शिकायत ये थी कि वे महत्वपूर्ण सवालों पर झिझकते हुए लगते हैं, जैसे वो खुद ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हों। और एक आरोप ये भी था कि वे अपने ही मूल दर्शन से भटक जाते हैं, है ना? मुझे याद है स्रोत में क्रिटिकल आइडियलिज्म शब्द का जिक्र था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आरोप था। आलोचकों का कहना था कि कांट कई बार अपने ही मूल दर्शन यानी क्रिटिकल आइडियलिज्म के रास्ते से भटक जाते हैं। एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम क्रिटिकल आइडियलिज्म को थोड़ा सरल शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर, क्योंकि ये कांट के दर्शन की नींव है, तो ये जानना जरूरी है। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो क्रिटिकल आइडियलिज्म ये विचार है कि हम दुनिया को सीधे सीधे वैसी नहीं जानते जैसी वो है, बल्कि हम उसे अपने दिमाग की संरचनाओं जैसे समय, स्थान, कारण के जरिए समझते हैं। अच्छा। यानी हमारा ज्ञान सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा दिमाग उन्हें कैसे व्यवस्थित करता है। समझ गया। तो जब आलोचक कहते थे कि कांट इससे भटक रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि कांट अपने ही बनाए हुए खेल के नियम तोड़ रहे हैं। ठीक यही। तो कुल मिलाकर कांट पर असंगत, अनिर्णायक और अपने ही सिद्धांतों से भटकने के आरोप लग रहे थे। मेरेडिथ ने इन आलोचनाओं का जवाब कैसे दिया? उन्होंने इन आरोपों को खारिज तो किया, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। उन्होंने ये नहीं कहा कि आलोचक झूठ बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आलोचक जो देख रहे हैं वो सच है, लेकिन वो उसे गलत समझ रहे हैं। अच्छा। मेरेडिथ का तर्क था कि कांट की महानता उनकी किसी एक खोज में नहीं है, क्योंकि वैसी कई बातें उनसे पहले भी कही जा चुकी थीं, बल्कि उनकी व्यापकता और उनके व्यवस्थित तरीके में है। उनके मुताबिक कांट का दर्शन एक मेहराब की तरह है। आप एक पत्थर को निकालकर ये नहीं कह सकते कि ये पत्थर कमजोर है। उस पत्थर की असली ताकत तो पूरे मेहराब के हिस्से के रूप में ही समझी जा सकती है। ये एक बेहतरीन उपमा है। कांट के काम में हर विचार एक दूसरे से ऐसे जुड़ा है कि लगता है मानो उनके पूरे दर्शन की ताकत हर एक वाक्य के पीछे खड़ी है। तो आलोचक एक एक पत्थर को देख रहे थे, जबकि मेरेडिथ पूरे मेहराब की बात कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मेरेडिथ ने कांट के सवाल पूछने के एक बहुत ही अनोखे तरीके की ओर इशारा किया। हाँ, जो शायद इन सारी गलतफहमियों की जड़ थी। हाँ, और ये शायद मेरेडिथ के तर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कांट ने सवाल पूछने का ढंग ही बदल दिया था। कैसे? ज्यादातर दार्शनिक ये पूछते थे कि क्या चीजें सच में सुंदर होती हैं, या लोग किन चीजों को सुंदर मानते हैं। कांट ने ये सब नहीं पूछा। वो इस बहस में उलझे ही नहीं कि शुद्ध सौंदर्य निर्णय असल दुनिया में होता भी है या नहीं। शुद्ध सौंदर्य निर्णय से उनका मतलब था एक ऐसा निर्णय जो किसी भी व्यक्तिगत रुचि या लाभ से मुक्त हो। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने क्या किया? अगर वे वास्तविकता का विश्लेषण नहीं कर रहे थे तो वे क्या कर रहे थे? इसके बजाय उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ऐसा निर्णय संभव है। अच्छा,
संभव है? उन्होंने पहले एक अवधारणा बनाई, एक आदर्श परिभाषा कि शुद्ध सौंदर्य निर्णय क्या होता है, और फिर तार्किक रूप से ये साबित किया कि हमारे दिमाग की संरचना ऐसी है कि इस तरह का निर्णय लेना संभव है। तो उनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि लोग असल में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर था कि तर्कसंगत रूप से क्या सोचना संभव है। सही पकड़ा। ये वास्तविकता के विश्लेषण से हटकर संभावना के विश्लेषण पर एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो एक तरह से वो एक सैद्धांतिक मॉडल बना रहे थे, न कि मौजूदा व्यवहार का सर्वेक्षण कर रहे थे। हाँ। क्या मेरेडिथ इसे किसी उदाहरण से समझाते हैं? हाँ, उन्होंने विस्लर नाम के कलाकार का एक काल्पनिक उदाहरण दिया, जो उस समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है। मेरेडिथ कहती हैं कि मान लीजिए विस्लर ही इतिहास में वो पहला कलाकार था जिसने जानबूझकर एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो कांट द्वारा परिभाषित, अगर ऐसा हो भी तो भी कांट के तर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका तर्क इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ऐसी कोई चीज पहले मौजूद थी या नहीं। तो उनका ध्यान वास्तविकता पे नहीं बल्कि तार्किक संभावना पर था। बिल्कुल। ये एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। भले ही उस ब्लूप्रिंट से कोई इमारत आज तक न बनी हो, ब्लूप्रिंट फिर भी तार्किक रूप से सही हो सकता है। एक मिनट, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो आप कह रहे हैं कि जिन विरोधाभासों और उलझनों की आलोचक शिकायत कर रहे थे, वो असल में कांट की लेखन शैली की कमियां नहीं थी? नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी दार्शनिक रणनीति का हिस्सा थी। ठीक, यही बात है। और यहीं से मेरेडिथ की वो सबसे मशहूर उपमा आती है। कांट एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक नाटककार थे। हाँ, और मेरेडिथ की ये तुलना अद्भुत है। वो कहती हैं कि कांट की किताबों को एक दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक नाटक की तरह पढ़ना चाहिए। एक नाटक की तरह? हाँ, इन नाटकों में हमारी मानसिक क्षमताएं जैसे तर्क, कल्पना, समझ, वो किरदारों की तरह मंच पर आती हैं। वो कहानी को उलझाते हैं और फिर अंत में एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ असली समाधान पेश करते हैं। मतलब वो सच को धीरे धीरे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, एक ही बार में सब कुछ नहीं बता देते। लेकिन क्या ये मेरेडिथ की तरफ से थोड़ी ज्यादा व्याख्या नहीं है? मतलब कहीं ये कांट को बचाने की एक बहुत रचनात्मक कोशिश तो नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये संदेह करना स्वाभाविक भी है। लेकिन मेरेडिथ इसके लिए ठोस सबूत पेश करती हैं। वो कैसे? वो सिर्फ एक उपमा देकर नहीं रुकती, बल्कि वो कांट के पाठ से एक पूरा दृश्य उठाकर दिखाती हैं कि ये नाटक असल में कैसे काम करता है। उन्होंने क्रिटिक ऑफ जजमेंट की धारा 40 से एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। अच्छा, तो ये सुनना ही पड़ेगा। क्या है ये उदाहरण? नाटक का केंद्रीय सवाल क्या है? नाटक का सवाल ये है, जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि ये मुझे पसंद है। हम एक तरह से ये दावा करते हैं कि ये सबको पसंद आनी चाहिए। बिल्कुल। हम दूसरों से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वे भी सहमत हों, जैसे कि ये उनका कोई कर्तव्य हो? ये एक गहरी पहेली है। अब देखिए नाटक के अंक कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ। पहला अंक, मंच पर अनुभवजन्य रुचि यानी एम्पिरिकल इंटरेस्ट का किरदार आता है। इसका मतलब है समाज में घुलने मिलने की हमारी स्वाभाविक इच्छा। अच्छा। ये किरदार कहता है, अरे इसका जवाब तो बहुत आसान है, हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी पसंद से सहमत हों। और एक पल के लिए लगता है कि समस्या सुलझ गई। हाँ, लेकिन फिर कांट यानी नाटककार इस किरदार को ये कहकर मन से हटा देते हैं कि ये तो महज एक सतही अनुभव पर आधारित व्याख्या है, इसमें कोई गहरी दार्शनिक सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो पहला संदिग्ध खारिज हो गया। ये समाधान बहुत आसान था। फिर दूसरे अंक में क्या होता है? दूसरा अंक, अब मंच पर एक ज्यादा गंभीर किरदार आता है, बौद्धिक रुचि यानी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। ये किरदार कहता है कि हम प्रकृति की सुंदरता में इसलिए एक सार्वभौमिक रुचि लेते हैं क्योंकि ये हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया में एक नैतिक व्यवस्था है। ये प्रकृति की सुंदरता की तो बहुत तारीफ करता है, लेकिन कला को नीची नजर से देखता है, क्योंकि कला तो इंसानों की बनाई हुई है। हाँ, ये एक ज्यादा संतोषजनक समाधान पेश करता है और चला जाता है। अब दर्शकों को यानी उन आलोचकों को लगता है कि अच्छा, तो यही असली जवाब है, नाटक खत्म हो गया। लेकिन नाटक खत्म नहीं हुआ था। ये एक मध्यांतर था, अंतिम पर्दा नहीं। यहीं पर आलोचक गलती कर गए। बिल्कुल। वो मध्यांतर में ही थिएटर से बाहर चले गए, क्योंकि अभी अंतिम अंक बाकी था। तो अंतिम अंक में क्या हुआ? अंतिम अंक में अचानक कला खुद शांत और आत्मविश्वास से मंच पर आती है और एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। सुंदरता, चाहे वो प्रकृति की हो या कला की, असल में सौंदर्यात्मक विचारों की अभिव्यक्ति है। सौंदर्यात्मक विचार
मतलब ऐसे विचार जिन्हें शब्दों में पूरी तरह से नहीं बांधा जा सकता। और फिर अंत में असली नायक का प्रवेश होता है, जो कोई रुचि नहीं बल्कि पारलौकिक आलोचना है। रुकिए, ये फिर से एक भारी भरकम शब्द आ गया, पारलौकिक आलोचना, ट्रांसेंडेंटल क्रिटिसिज्म। इसका क्या मतलब है इस नाटक के संदर्भ में? सीधे शब्दों में कहें तो कांट ये दिखाते हैं कि सुंदरता का एहसास हमारे दिमाग की बुनियादी वायरिंग का ही एक हिस्सा है। ये कोई सीखी हुई पसंद या सामाजिक आदत नहीं है। अच्छा। ये हमारी दुनिया को समझने की क्षमता और दुनिया में काम करने की क्षमता के बीच एक पुल का काम करता है। हाँ, तक को बीच में छोड़कर चले गए, वे पूरी कहानी को समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल नहीं समझ पाए। उन्होंने बौद्धिक रुचि वाले अंक को ही अंतिम सत्य मान लिया और ये निष्कर्ष निकाल लिया कि कांट कला को कमतर आंकते हैं और उनके विचारों में विरोधाभास है। हाँ, जबकि असल में वो तो कहानी का एक मोड़ था, मंजिल नहीं। और इसी अधूरी समझ के कारण उन्हें कांट के काम में वो विरोधाभास नजर आए जो मेरेडिथ के अनुसार अगर आप पूरा नाटक देखें तो मौजूद ही नहीं है। उन्होंने नाटक के एक दृश्य को पूरी कहानी मान लिया। यह है नाटक वाली बात तो सब कुछ साफ कर देती है। इसी नाटकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए क्या मेरेडिथ ये भी बताती हैं कि कांट ने असल में ये नाटक लिखा कैसे होगा? हाँ, और ये एक बहुत ही साहसिक अनुमान है जो कांट के जानकारों के लिए किसी धमाके से कम नहीं। ऐसा क्या है? आम धारणा ये है कि कांट ने अपनी किताबें शुरू से अंत तक एक क्रम में लिखी, लेकिन मेरेडिथ का अनुमान है कि संभव है कि कांट ने सुंदरता का अपना प्रसिद्ध 4 स्तरीय विश्लेषण, गुणवत्ता, मात्रा, संबंध और विधि, किताब का बाकी हिस्सा लिखने के बाद में जोड़ा हो। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। ये 4 स्तर तो किताब की नींव माने जाते हैं। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये 4 स्तर क्या हैं? जरूर। ये 4 सवाल हैं जो कांट सुंदरता के किसी भी निर्णय के बारे में पूछते हैं। पहला, गुणवत्ता। क्या ये आनंद किसी व्यक्तिगत रुचि से मुक्त है? जैसे, क्या मुझे ये सेब इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि मैं भूखा हूं? हाँ। दूसरा, मात्रा। क्या ये निर्णय सार्वभौमिक होने का दावा करता है? तीसरा, संबंध। क्या सुंदरता वस्तु के उद्देश्य से जुड़ी है? और चौथा, विधि। क्या ये सुंदरता का एहसास एक जरूरी एहसास है? ये 4 श्रेणियां तो कांट के दर्शन का आधार मानी जाती हैं। हाँ। और मेरेडिथ कह रहे हैं कि ये आधार शायद बाद में बनाया गया हो, जैसे किसी इमारत के बन जाने के बाद उसके चारों ओर एक सुंदर ढांचा खड़ा कर दिया गया हो। बिल्कुल। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि हमें उस संरचना को एक अंतिम सत्य मानने के बजाय एक संगठनात्मक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। अच्छा। मेरेडिथ का मानना है कि कांट ने पहले मुख्य विचार विकसित किए, नाटक के मुख्य दृश्य लिखे और फिर उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ये 4 स्तरीय ढांचा बनाया। तो यह हमें सिर्फ संरचना में उलझने के बजाय मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई क्रांतिकारी विचार है। और अंत में मेरेडिथ सिर्फ कांट की वकालत करके नहीं रुकती, वे ब्रिटिश दार्शनिकों का भी बचाव करती हैं। ये थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। हाँ, और ये मेरेडिथ की बौद्धिक ईमानदारी को दिखाता है। उन्हें लगता है कि कांट के अनुयायी अक्सर अपनी परंपरा में इतने खो जाते हैं कि वो दूसरी परंपराओं के विचारकों को अनुचित रूप से खारिज कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने एलिसन जैसे ब्रिटिश विचारक का उदाहरण दिया। कांट के अनुयायी कहते थे कि ब्रिटिश दार्शनिक सुखद और सुंदर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को नहीं समझते। और मेरेडिथ का क्या कहना था? मेरेडिथ बताती हैं कि ये सच नहीं है। एलिसन ने भी सुखद, यानी जो हमें व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है, और सुंदर, जिसमें एक सार्वभौमिक दावा होता है, के बीच बहुत सावधानी से अंतर किया था। मेरेडिथ यहाँ ये याद दिला रहे हैं कि अच्छे और गहरे विचार अलग अलग परंपराओं से भी उभर सकते हैं, भले ही उनके सवाल पूछने का तरीका या उनकी शब्दावली थोड़ी अलग हो। तो आज की इस पड़ताल से हमने सीखा कि कांट का काम इसलिए जटिल नहीं है कि वो उलझा हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसकी संरचना एक सोचे समझे नाटकीय विकास की तरह है। सही बात है। जो चीजें पहली नजर में विरोधाभास लगती हैं, वे असल में कहानी के मोड़ हो सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको अंतिम अंक तक रुकना होगा। हाँ? जेम्स क्रीड मेरेडिथ की ये भूमिका उस नाटक को समझने की एक चाबी, एक गाइडबुक की तरह है। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि हमें मुश्किल ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए। हम सिर्फ अलग अलग वाक्यों या पैराग्राफ्स को उठाकर उनकी आलोचना नहीं कर सकते। हमें तर्क की पूरी संरचना को, पूरे मेहराब को देखना होगा। हाँ, कि कैसे विचार पेश किए जाते हैं, उन्हें चुनौती दी जाती है और फिर उनका एक गहरे स्तर पर समाधान किया जाता है। मेरेडिथ हमें दिखाती हैं
कि कांट सिर्फ निष्कर्ष नहीं दे रहे थे, बल्कि वो पाठक को खोज की एक यात्रा पर, एक दार्शनिक नाटक के मंच पर ले जा रहे थे। मेरेडिथ ने 18वीं सदी के दार्शनिक कांट के लिए नाटककार की ये उपमा इस्तेमाल की। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इसी नजरिए को आज के जटिल कामों पर लागू करें। दिलचस्प सवाल है। क्या किसी विवादास्पद वैज्ञानिक सिद्धांत, एक घने कानूनी दस्तावेज या यहाँ तक कि एक जटिल कंप्यूटर कोड को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है अगर हम उसमें सिर्फ तथ्य और आंकड़े खोजने के बजाय बल्कि उसके किरदार और कहानी के मूड को खोजें। हाँ, उसके किरदार यानी मुख्य अवधारणाएं, कहानी के मोड़ यानी समस्याएं, और उनके अस्थायी समाधान और अंतिम समाधान यानी उसका मूल तर्क। अगर हम ये सब खोजने की कोशिश करें, तब हम क्या नया खोज पाएंगे?